तो चलें यार स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है आपकी बेसिकली कैटेकोलामीन्स के पाथवे के अंदर जब भी आपके पास एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। कल एक डिजीज मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, आज आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें सब सेकंड डिजीज आती है मैपल सिरप यूरिन डिजीज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिजीज की जो है ना वो पैथोफिजियो देखेंगे कि भाई बॉडी के अंदर ये डिजीज क्यों आती है। तो बेसिकली क्या होता है आपके पास जब आप लोग डाइट के अंदर या आप ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की इनटेक करते हैं। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कौन सी होती हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन है, वेलिन है। इनको बोलते हैं ब्रांच चेन। मतलब ये है कि अमाइनो एसिड की एक चेन होगी, उसके अंदर ब्रांचिंग पॉइंट होंगे, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब जब आपकी बॉडी में ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जाती हैं, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ये एंजाइम चाहिए होता है, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एंजाइम है, इस एंजाइम को काम करने के लिए विटामिन B1 चाहिए। तो तीन चीजें मैंने बताई। पहला, आपकी बॉडी में क्या होगा, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की इनटेक होगी, उनको तोड़ने के लिए हमें ये एंजाइम चाहिए। इस एंजाइम को काम करने के लिए विटामिन B1 चाहिए। अब किसी भी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर, या तो विटामिन B1 नहीं होगा या इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब भी आपके पास क्या होगा, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं इनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी। तो पर्सन की बॉडी में क्या होगा, कीटो एसिड्स अकमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर फिर आपके पास एक डिजीज डेवलप होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिन बच्चों को मैपल सिरप डिजीज होती है उनकी बॉडी के अंदर कौन सी आपके पास अल्फा कीटो एसिड है या अमाइनो एसिड है जो सबसे ज्यादा होती है इन तीनों में से। तो आप लोगों ने याद रखना है ल्यूसीन को। ल्यूसीन सबसे ज्यादा जो है ना वो आपके पास ब्लड के अंदर अकमुलेट होगी, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो है ना वो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब आपके ब्लड में ये चीजें अकमुलेट होंगी तो ये आपके यूरिन के अंदर जाएंगी। यूरिन के अंदर जब ये आपकी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जाएंगी तो यूरिन के अंदर स्मेल आएगी। जैसे शुगर को हम बर्न करते हैं वैसे जो है ना वो आपको यूरिन की स्मेल आएगी, उसको बोलते हैं मैपल सिरप यूरिन डिजीज की। जिस तरह आपके पास एक समझ लो कि कफ वाला मीठा शरबत होता है, वैसा आपके पास क्या होगा, उस यूरिन में से स्मेल आएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो कंडीशन होती है जिसमें पर्सन की बॉडी में ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, दिस कंडीशन इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब बच्चे की बॉडी में ये अमाइनो एसिड्स अकमुलेट होंगी तो जहरी बात है ये एसिड है, एसिड आपके ब्रेन को डैमेज करेगा। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाके बच्चे की बॉडी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कराएगा। बच्चे के जो वॉमिटिंग सेंटर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको जाके ये ट्रिगर करेगा। फिर उसके बाद बच्चे की जो फीडिंग होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे का जब मेंटल लेवल ही काम नहीं करेगा तो बच्चे की फीडिंग भी डिस्टर्ब होगी। फिर इसी तरह जब ये अमाइनो एसिड्स आपके यूरिन में जाएंगी तो यूरिन की स्मेल ऐसे होगी जैसे कोई शुगर को जला रहा है, या आप कह लें कि सिरप है, आप उसको जो है ना वो बर्न कर रहे हैं। डेट्स वाई यहाँ पे उसने लिखा हुआ है मैपल सिरप यूरिन, या यूरिन स्मेल्स लाइक मैपल सिरप या बर्न शुगर। ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसकी आगे हम लोगों ने जब डायग्नोस करनी होती है तो डायग्नोस कैसे करते हैं, हम पेशेंट के ब्लड में अल्फा कीटो एसिड का लेवल देखते होते हैं। अगर तो लेवल रेज होगा, फिर आपने कंफर्मेटरी टेस्ट क्या करना है, पेशेंट की बॉडी के अंदर इस एंजाइम को कंफर्म करना है, क्योंकि ये एक जेनेटिक कंडीशन है। तो डेट्स वाई हमें कंफर्मेटरी टेस्ट भी करना होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आप लोगों ने याद रखना है सबसे पहली चीज कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है अपने ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स को स्टॉप करना है। जब आप इसको स्टॉप करने के बाद क्या होगा, लेट्स सपोज आपने पर्सन को उसकी डाइट के अंदर जो है ना वो विटामिन B1 देना है। मतलब ये है कि आपके पास जो B1 थायमीन विटामिन है वो ऐड करना है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स पर्सन की डाइट से करनी है, और साथ में आपने विटामिन B1 सप्लीमेंट देना है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से जो है ना वो डिजीज को अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिजीज आती है अल्केप्टोन यूरिया। अब देखो, इस डिजीज को पढ़ने से पहले यहाँ पे आप लोगों को ये पाथवे मैंने कल पढ़ाया था। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी में क्या होता है, जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है तो टायरोसिन आगे कन्वर्ट हो जाएगा होमोजेनिस्टिक एसिड के अंदर। ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड होगा ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा मिलाइल असीटो एस्टिक एसिड के अंदर। अब इसको कौन कन्वर्ट करेगा, ये एंजाइम करेगा।
अगर आपकी बॉडी में ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, ये एसिड अकोमुलेट हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया। अल्केप्टोन यूरिया क्या है कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो होमोजेनिस्टिक एसिड आपकी बॉडी में अकोमुलेट हो जाएगा, और ये जो एसिड है ये फिर आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, पर्सन को एक तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। ये जो एसिड होगा ये आपके टिश्यूज में जाके बैठेगा, आपके जॉइंट्स में जाके बैठेगा, ये आपके यूरिन को ब्लैक कर देगा। तो आप लोगों ने चार सिम्टम्स को याद रखने हैं। जब ये आपका जो एसिड होगा ये जॉइंट में जाएगा तो पेशेंट को जॉइंट में पेन होगी। जहां पे भी ये एसिड जाके बैठेगा टिश्यू के अंदर वो टिश्यू ब्लैक हो जाएगा। स्पेशली ये जो आपका एयर लोब होता है वहां पे आपका कनेक्टिव टिश्यू है, सॉफ्ट है, कोई बोन नहीं होती। तो जब एयर कार्टिलेज या आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये एसिड जाएगा, होमोजेनिस्टिक एसिड, ये जाके उसको ब्लैक कर देगा। फिर इसी तरह ये जाके स्क्लेरा को डैमेज करेगा। वहां पे भी क्या होगा, पर्सन का जो है वो उन क्रोनोसिस होगा। तो आप लोगों ने ये टर्म याद रख लेनी है। और एग्जाम में क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे आएगा, एक मदर आपके पास आएगी कि डॉक्टर साहब ये बच्चा है, बाज दफा घर में जो है ना वो बाहर खेलने जाता है तो इसके छोटे बहन भाई भी इसके साथ जाते हैं, तो जब ये घर आते हैं तो आके बोलते हैं मेरे हाथ पांव में दर्द हो रही है। बाकी को बच्चों को नहीं होती, लेकिन हमने कई दफा नोट किया है कि जब ये वॉशरूम में जाता है, यूरिन करता है, तो जब यूरिन थोड़ी देर तक के लिए अगर फ्लश नहीं करते तो उसका टर जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर कहीं भी आए तो आप लोगों ने इस डिजीज को सोचना। और देखें यहाँ पे भी उसने ये ब्लैक ब्लैक पिगमेंटेशन आप लोगों को दिखाई हुई है कि ये एसिड जहां भी जाएगा ये जाके आपके टिश्यू के अंदर डार्क पिगमेंटेशन कर देगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये मैंने आप लोगों को पीछे भी कराया था, मार्फन सिंड्रोम और होमोसिस्टेन यूरिया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हमेशा एग्जाम में क्लिनिकल क्वेश्चन इन दोनों से रेलिवेंट होता है, आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल पाथवे पढ़ते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, एक आपके पास होमोसिस्टेन होता है। मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था कि अमाइनो एसिड से आप क्या करते हो, होमोसिस्टेन बनाते हो। अगर आप होमोसिस्टेन को सिस्टाथायोन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपको तीन चीजें चाहिए। एक तो आपको ये एंजाइम चाहिए काम करने के लिए, जिसने क्या करना है, होमोसिस्टेन को कन्वर्ट करना है सिस्टाथायोन के अंदर। इस एंजाइम को काम करने के लिए विटामिन B6 चाहिए, और साथ ही आपने क्या करनी है, सेरीन को ऐड करना है। तो होमोसिस्टेन को अगर आपने सिस्टाथायोन के अंदर कन्वर्ट करना है तो तीन चीजें चाहिए, सिस्टाथायोन सिंथेटेज, B6 और सेरीन। जब आप इन तीनों को मिला लेंगे तो आपका ये एक तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा और ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टीन के अंदर। एक तो ये ऑप्शन है कि होमोसिस्टेन आगे सिस्टीन बना दे। अगर ये होमोसिस्टेन इस तरफ नहीं जाएगा तो इसके पास ऑप्शन होती है ये मैथ्योनिन बना दे। अब देखो होमोसिस्टेन से अगर मैथ्योनिन बनानी है तो हमें विटामिन B12 चाहिए, और एंजाइम कौन सा होगा, मैथ्योनिन सिंथेटेज। तो आप लोगों ने प्लीज इस पाथवे को याद रखना है। होमोसिस्टेन से सिस्टीन बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए और कौन सा विटामिन चाहिए, होमोसिस्टेन से मैथियोनिन बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए और कौन सा विटामिन चाहिए। अब लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं है, तो अगर एक पर्सन है उसकी बॉडी में ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो क्या होगा, होमोसिस्टेन आपकी बॉडी में अकोमुलेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं होमोसिस्टेनीमिया। तो वो जो ब्लड में अकोमुलेट होगा वो यूरिन में जाएगा, विच इज कॉल्ड होमोसिस्टेन यूरिया। अब एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि पर्सन की बॉडी में ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो। दूसरा ये भी हो सकता है पर्सन की बॉडी में ये एंजाइम तो हो लेकिन बेसिक्स ही ना हो। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास अगर बॉडी में B6 की भी डेफिशिएंसी होगी तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा। ये थी सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर इस मैथियोनिन सिंथेटेज की डेफिशिएंसी हो सकती है। मतलब आपकी बॉडी में फोलिक एसिड या कोबालामीन या फिर उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर मैथियोनिन सिंथेटेज की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यहाँ पे उसने चार पॉइंट लिखे हुए हैं जिन कंडीशंस में क्या होगा, आपकी बॉडी में होमोसिस्टेन अकोमुलेट होगा। मतलब ये जो चार पॉइंट्स हैं ये वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में होमोसिस्टेन एक्सेस हो जाएगा। वो काजेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, सिस्टाथायोन की डेफिशिएंसी, उसके बाद B6 की डेफिशिएंसी, पैराडॉक्सल फास्फेट B6 को बोलते हैं, फिर मैथ्योनिन सिंथेटेज की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये सिंपल याद रखें, B12 आपके पास यहाँ पे आएगा।
तो इन सब की वजह से क्या होगा, होमोसिस्टेन अकोमुलेट होगा। जब भी आपकी बॉडी के अंदर होमोसिस्टेन अकोमुलेट होगा तो ये जाके क्या करेगा, सबसे पहली बात, ये होमोसिस्टेन आपके यूरिन में जाएगा, पर्सन को होमोसिस्टेन यूरिया होगा। ये होमोसिस्टेन जाके आपकी बोन को डैमेज करेगा, बोन डैमेज होगी तो पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस होगी। ये होमोसिस्टेन जाके पर्सन के हैंड्स फिंगर्स के अंदर अकोमुलेट होगा तो पर्सन की हैंड्स और फिंगर्स इनलार्ज होंगी, विच इज कॉल्ड मार्फिनाइड हैबिटस। मार्फिनाइड हैबिटस क्या होता है, आपकी फिंगर्स जॉइंट्स जो है ना वो इनलार्ज हो जाते हैं। अगर यही होमोसिस्टेन जाके आइस को डैमेज करे तो आइस के अंदर जो लेंस होगा वो आपका डाउनवर्ड होगा और आपका इनवर्ड हो जाएगा। अब मैं समझो कि बता सकते हैं मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो लेंस है वो कहाँ किस तरफ होता है, लेफ्ट होगा, राइट होगा, डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि ये चीज मैंने आप लोगों को बताई हुई थी। तो इसको याद रखने का सिंपल मेथड ये है कि आप लोग सिंपल याद रखें, ये एसिड है, एसिड आपके यूरिन में जाएगा। तो होमोसिस्टेन के अंदर जो लेंस होगा वो नीचे की तरफ आता है, यूरिन आप नीचे से करेंगे तो इसके अंदर जो लेंस होगा वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जो आपका मार्फन सिंड्रोम है उसके अंदर लेंस की शेप जो है ना वो ऊपर की तरफ होगी। तो ये आप लोग सिर्फ बता रहा हूँ याद रखने के लिए, आप लोगों को जैसे इजी रखे आप कर सकते हैं। फिर आगे आता है ये होमोसिस्टेन जाके आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। जब आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो ब्लड वेसल से क्या होगा, एंडोथेलियल सेल की इंजरी होगी। एंडोथेलियल सेल की इंजरी होगी तो थ्रोम्बोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस के ज्यादा चांसेस होंगे, पेशेंट को स्ट्रोक या एमआई होगा। फिर उसी तरह आपकी जो स्पाइन है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, विच इज कॉल्ड काइफोसिस। और यही आपका होमोसिस्टेन जाके आपके ब्रेन को डैमेज करेगा तो पर्सन को क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर एक तरह से याद रखना है। तो इस कंडीशन को आप लोगों ने प्लीज मार्फन सिंड्रोम के साथ कोरिलेट करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन दोनों का रेलिवेंट क्वेश्चन आता होता है। आपको बताओ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस टू कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टीन यूरिया। अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टीन यूरिया का मतलब क्या, मतलब इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, क्यों इसके अंदर क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या होता है, सिस्टीन है। ये जो सिस्टीन है ये आपके पास दो सिस्टीन्स के साथ बनी होती है, सिस्टाइन है, ये है सिस्टाइन। अगर आपने दो सिस्टाइन को कमुलेट किया है तो वो आके क्या करेंगे, आपके दोनों सिस्टीन्स बना देंगे और उनके दरमियान क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। अब ये जो एक सिस्टीन है, अब ये समझें कि ये एक अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड को कौन एब्जॉर्ब करता है, आपकी बॉडी के अंदर किडनी एब्जॉर्ब करती है। किडनी का कौन सा पार्ट होता है, आप मुझे बता सकते हैं कि नेफ्रॉन का पीसीटी कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है या लास्ट वन पार्ट है। प्रोक्सिमल, तो ये आपका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। अब मैं यहाँ पे आपके पास मेंशन कर देता हूँ, ये आपका है फर्स्ट पार्ट, दिस इज प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। दिस इज जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। ये आपका कलेक्टिंग डीसीटी आ जाता है और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक तरह से चैनल होता है, उस चैनल का काम होता है या उस ट्रांसपोर्ट का काम होता है सिस्टीन को एब्जॉर्ब करना। फिर इसी तरह आपकी इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो इंटेस्टाइन और किडनी के अंदर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनका काम होता है सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसिन, आर्जिनिन, इनको एब्जॉर्ब करना, इनको आपके यूरिन, इनको आपके फीसिस के अंदर नहीं जाने देना। तो अगर एक पर्सन है उसके किडनी के अंदर ये ट्रांसपोर्टर काम नहीं करता तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सारा का सारा सिस्टीन कहाँ पे जाएगा, आपके यूरिन में जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन बच्चों के यूरिन में सिस्टीन ज्यादा जाता है ना उनको किडनी स्टोन्स होते हैं। ये जो बच्चे यूवर्ट के क्वेश्चंस करेंगे उनको भी ये क्वेश्चन आएगा। फिर इसी तरह जब आप लोग एनआरई का सिलेबस देखेंगे, इवन नैब के सिलेबस के अंदर भी ये आता है। जो बच्चे थर्ड ईयर के लिए माइग्रेशन करवा रहे हैं उनके लिए भी ये एक तरह से टॉपिक्स हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है सिस्टीन यूरिया की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, किडनी स्टोन्स होते हैं। किडनी स्टोन कौन से होंगे, हेक्सागोनल होंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आप बिल्कुल इसको नेफ्रोलिथियसिस बोलेंगे। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, लिथियसिस का होता है स्टोन्स फॉर्मेशन, तो इट विल लीड टू नेफ्रोलिथियसिस। अब आगे आता है इसकी ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीट कैसे करेंगे। आप सिंपल क्या करें, सबसे पहले एक बंदे को ऐसी ड्रग दें जो ड्रग जाके आपके यूरिन में सिस्टीन को अब्जॉर्ब करके बाहर निकाल दे। वो ड्रग कौन सी है, उसको बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। ये क्या करेंगे, आपके यूरिन में
जाके सिस्टम को ऑब्जॉर्व करेंगे और बॉडी से बाहर फेंकेंगे। एक तो ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पर्सन को ऐसी ड्रग दो जो उसके यूरिन को अल्कलाइन करे। आप मुझे बताएं कि अगर यूरिन अल्कलाइन होगा तो उसकी पीएच ज्यादा होगी या पीएच कम होगी? अगर आप यूरिन को अल्कलाइन करेंगे तो पीएच विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो पीएच क्या होगा आपका? एक तरह से इंक्रीज होगा। तो यूरिन एल्कलाइनेशन का मतलब होता है कि आपने यूरिन पीएच को ज्यादा करना है। अब कैसे कर सकते हो? पेशेंट को पोटासियम सिट्रेट दे दो, असीटाजोलामाइड दे दो। अब आप लोगों में से कोई बता सकते हैं मुझे असीटाजोलामाइड कैसे यूरिन को पीएच ज्यादा करेगी? आशा, आयशा, मरियम, अक्सा, उसके बाद डॉक्टर अली। सिर्फ एक ही बंदा आंसर कर रहा है, एक दो बंदे हैं बस, बाकी के भी आंसर करें यार। आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आपकी जो असीटाजोलामाइड है ये आपके यूरिन को कैसे करती है, उसकी पीएच को कैसे ज्यादा करती है? ठीक है, कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये इनहिबिट हो जाएगा इस ड्रग से। फिर आगे क्या होगा? पीएच कैसे ज्यादा होगी? ठीक है, अब देखो इस एंजाइम का काम होता है आपके ल्यूमन से बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करना। तो अगर आपके बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो सारे के सारे यूरिन में जाएंगे। बाइकार्बोनेट के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इट विल लीड टू इंक्रीज पीएच, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो जाएगा। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। और इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते होते हैं, ये भी प्लीज आप लोगों को पता होना चाहिए। सियानाइड नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। जस्ट आप लोग इस नाम को याद रख लें कि अगर आपको कहीं लेटर में लिखा नजर आता है क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने इसको पिक करना है। ये आपका टॉपिक था सिस्टीन यूरिया का। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसमें आता है ऑर्गेनिक एसिडीमेस। अब देखो बेसिकली ये जो यहाँ पे उसने पैरा लिखा हुआ है ना, इनमें हमने पढ़ना क्या है? हमने ये चीज पढ़नी है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर अगर एसिड्स की अकोमुलेशन होती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडीमिया। एसिडीमिया क्या होता है? जब आपके ब्लड में एसिड अकोमुलेट होता है। अब हमने पढ़ना है कि एसिड कैसे कैसे अकोमुलेट होगा, उसके क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका है आपकी बॉडी में प्रोपेनिक एसिड अकोमुलेट होगा। प्रोपेनिक एसिड कैसे अकोमुलेट होगा? आपको मैंने पीछे भी बताया था जब आप लोगों को विटामिन का टॉपिक रहा था कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोपियोनाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम का काम होता है प्रोपियोनाइल को एको मिथाइल मेलोनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना। इस एंजाइम का नॉर्मल काम क्या है? इस प्रोडक्ट को इसके अंदर कन्वर्ट करना। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो प्रोपियोनाइल ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और प्रोपेनिक एसिड होता है, प्रोपियोनाइल के, दिस इज द एसिड, और ये जब आपके ब्लड में जाएगा दिस विल लीड टू एसिडीमिया। फिर इसी तरह आपने मिथाइल मेलोनोइक एसिड को आगे ब्रेक डाउन करना होता है छोटे छोटे सक्सिनिक एसिड के अंदर। फिर इसी तरह आपके पास अनदर प्रोडक्ट्स आती हैं। मिथाइल मेलोनाइल को ए को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज एंजाइम। इस एंजाइम को काम करने के लिए विटामिन बी 12 चाहिए। तो अगर या तो ये विटामिन नहीं होगा या ये एंजाइम नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपके ब्लड में मिथाइल मेलोनोइक एसिड ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को मिथाइल मेलोनोइक एसिडेमिया हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। जब भी आपकी बॉडी में ये एसिड्स अकोमुलेट होंगे तो ये एसिड जाके क्या करेंगे? आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेंगे। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट होगी तो आप क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम क्या होता है? आपको ग्लूकोज देना। तो अगर ये इनहिबिट हो जाएगी तो आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। अब प्लीज आप लोगों से क्वेश्चन है, मेरा आंसर ठीक करिएगा कि हाउ डिक्रीज फास्टिंग ग्लूकोज लेवल लीड टू इंक्रीज कीटोएसिडोसिस। अगर किसी बच्चे ने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो वो जरूर इसका आंसर करेगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज जब कम होता है तो उसको कीटोएसिडोसिस कैसे होती है। डायबिटिक पेशेंट को कीटोएसिडोसिस कैसे होगी? ठीक है डॉक्टर अली, गुड, आप सही आंसर कर रहे हैं। तो क्या होगा? पर्सन को लाइपोलाइसिस ज्यादा होगी। आपके जो फैट है वो ब्रेक डाउन ज्यादा होंगे। फैट से क्या बनता है? एसिड बनता है, कीटोन्स बनते हैं। तो पर पेशेंट के ब्लड में क्या होगा? कीटोएसिडोसिस होगा। कीटोएसिडोसिस क्या करेगा? आपके पीएच को ज्यादा करेगा, तो पेशेंट की मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसी तरह अगर आपके बॉडी के अंदर ये एसिड अकमुलेट होंगे तो ये यूरिया साइकिल को इनहिबिट करेगा, और यूरिया साइकिल का काम ही यही होता है अमोनिया को बाहर फेंकना। तो अगर यूरिया साइकिल काम नहीं करेगा तो अमोनिया ज्यादा हो जाएगा, हाइपर अमोनीमिया होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये थी इसकी, पहले आपको बताया कि एसिडीमिया क्या होता है,
क्यों होते हैं, फिर उसके बाद आपको बताया उसकी पैथोफिजियो क्या होती है। अब आगे देखते हैं कि अगर हो गया है तो भाई सिम्टम क्या आएंगे। तो जब भी बच्चे की बॉडी में क्या होगा, एसिड अकमुलेट होगा, तो बच्चे में एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, दूसरा बच्चे के अंदर जो एसिड होगा वो जाके ब्रेन को डैमेज करेगा, बच्चे को सीजर्स आएंगे, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, मसल टोन कम हो जाएगी विच इज हाइपोटोनिया, उसको फीडिंग का मसला बनेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जब ये कीटो एसिड्स या आपके एसिड ज्यादा बनेंगे, ये भी आपकी पीएच को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे आपका हाई एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट है। देखो ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है भाई, ये प्रोटीन्स हैं, ये आप प्रोपिनॉल को, ये उसके बाद मिथाइल मेलोना, इनको आपने प्रोटीन के अंदर कम करना है। तो आप लोगों ने वो प्रोटीन नहीं देनी जो आगे जाके प्रोपेनिक एसिड बनाए या मिथाइल मेलोनोइक एसिड बनाए। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप वो कौन सी आप पेशेंट को जो है ना वो डाइट दोगे जिसके अंदर क्या होता है, ये चीजें नहीं होती। तो उसने यहाँ पे लिखा है लो प्रोटीन डाइट लिमिटेड इन सब्सटेंसेस दैट मेटाबोलाइज इनटू प्रोपियोनाइल कोर। वो कौन सी डाइट है जिसमें क्या हो, वैलिन हो, और चेन फैटी एसिड हो, मैथ्यूनिन हो, आइसोल्यूनिन हो, थेरियोनिन हो। तो प्लीज ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक एसिडीमिया की ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, तो ये वॉमिट का आप निमोनिक याद रख लो, वी से वैलिन, ओ से और चेन, एम से मैथ्यूनिन, आई से आइसोल्यूसिन, टी से थेरियोनिन। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आप लोगों का टॉपिक था ऑर्गेनिक एसिडीमिया का। उसके बाद दी नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जी ग्लाइकोजन। अब सबसे पहले आप में से मुझे कोई डेफिनेशन बता सकते हैं ग्लाइकोजन क्या होता है? व्हाट इज द ग्लाइकोजन? तो आपके पास जो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। अब आपकी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज ने ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर होने हैं, तो उसके लिए आपको कुछ बॉन्ड बनाने होते हैं आपस में। लेट्स सपोज अगर ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है, आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज के मालिक्यूल अकमुलेट होकर ग्लाइकोजन बनाए, तो आपने इन ग्लूकोज मालिक्यूल्स को आपस में लिंक करना है, इनको जोड़ना है। वो जो जोड़ना होगा वो उसके लिए क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो उसने यहाँ पे लिखा है कि आपके पास ब्रांच बनेगी, उस ब्रांच का अल्फा 1 6 बॉन्ड होगा और एक लिंकेज होगा। मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप लोगों ने मुझे बताना है ये आपके पास एक तरह से लिंकेज है या ब्रांच मैंने बनाई है। अब देखो ये आपके पास जो साइड पे मैंने बनाई है दिस इज ब्रांच, और ये जो चेन है ये लिंकेज है। तो इसका मतलब इस चेन के अंदर जो बॉन्ड होगा वो अल्फा 1 4 होगा, और ये जो साइड पे मैंने एक ब्रांच लटकाई हुई है इसके दरमियान क्या होगा, अल्फा 1 6 बॉन्ड होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद उसने ये लिखा है कि आपके जो स्केलेटन मसल होते हैं, जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है। वो जो ग्लूकोज चाहिए होता है वो आपकी बॉडी को कौन प्रोवाइड करेगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक आपका लीवर होगा, फिर आपके मसल्स होते हैं। मसल में क्या होगा, वो जो ग्लाइकोजन स्टोर होगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो ब्रेक डाउन होगी। तो जब आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो जब आप ग्लाइकोजन को वापस तोड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट। ये ग्लूकोज 1 फास्फेट क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कि आपके मसल में मेटाबोलाइज होगा और आपके मसल को एनर्जी देगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। मसल के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन आपकी ब्रेक डाउन होगी किसके अंदर, ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर। फिर ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाएगा। यह है मसल के अंदर। अब आगे चलते हैं लिवर के अंदर। तो लिवर के अंदर क्या होता है, आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है। जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ग्लूकोज चाहिए, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना है एक्सरसाइज में। तो वो जो आपके ब्लड से, एक तरह आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन रखेगा, उसके लिए कौन कौन से एंजाइम्स आएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले आपके पास लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। इस एंजाइम का काम क्या होता है कि जब आपके लिवर के अंदर ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा तो आप क्या करोगे, आप भाई इस फास्फेट को हटा दोगे। आपने क्या करना है, ग्लूकोज 1 फास्फेट के रेजिड्यूज को क्या करना है, एक तरह से आपने उसको तोड़ देना है, आपने उसको लिबरेट करना है। ये आप लोगों ने याद रखना है।
तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए ये आपके पास थी चेन, यहाँ पे थी ब्रांच। जो मैंने आपको एंजाइम बताया वो एंजाइम कैसे काम करेगा, वो एंजाइम आपका एक एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये आपका एक तरह से ग्लूकोज, ये छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपका एंजाइम क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के साइड पे फेंकता जाएगा। ये उतना फेंकेगा जब तक क्या होगा, आपके पास चार मॉलिक्यूल्स नहीं रह जाएंगे। मतलब ये कि अगर यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हैं ब्रांच के अंदर, तो 6 टूट जाएंगे, चार इसके साथ रहेंगे। तो यही चीज उसने लिखी हुई है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज रिब्लेट्स ग्लूकोज 1 फास्फेट रेजिड्यूज ऑफ ब्रांच ग्लाइकोजन। मतलब ये जो ब्रांच ग्लाइकोजन है, इसमें से क्या होंगे, ग्लूकोज 1 फास्फेट के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ये एंजाइम तब तक काम करेगा जब आपके चार ग्लूकोज के यूनिट नहीं बच जाते। ये आप लोगों ने याद रखने। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका एक और एंजाइम आएगा विच इज कॉल्ड डी ब्रांचिंग एंजाइम। इसको बोलते हैं 4 अल्फा डी ग्लूकोलो ग्लूकोनो ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, अब देखो आपके पास यहाँ बचे बचे थे चार, इन चार में से तीन को पकड़ के वो इधर रख देगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। यही उसने लिखा है, इट मूव्स 3 और 4 ग्लूकोज यूनिट्स फ्रॉम द ब्रांच टू लिंकेज। मतलब ये कि यहाँ पे जो चार बचे थे ब्रांच के अंदर, आपने उन तीन को हटा के लिंक के ऊपर अटैच कर दिया है। ये आप लोगों ने याद रखना है। पीछे क्या होगा, पीछे ये एक मॉलिक्यूल बचेगा। अब इस मॉलिक्यूल को कौन तोड़ेगा, ये एंजाइम अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज। ये क्या करेगा, क्लीव्स करेगा लास्ट रेजिड्यू को, ये जो यहाँ पे बचा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोगों ने इसको याद रखना है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये आपके पास है लिंकेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं, लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास एक एंजाइम आएगा, वो एंजाइम क्या करेगा, इसको दो तीन, पीछे कितने बचेंगे, 1 2 3 4, मतलब ये कि पहले तीन को वो तोड़ के फेंक देगा। वो एंजाइम कौन सा होगा, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। फिर उसके बाद एक और एंजाइम आएगा, वो एंजाइम क्या करेगा, इन तीनों को पकड़ के यहाँ पे रख देगा। वो एंजाइम कौन सा होगा, 4 अल्फा ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। फिर उसके बाद ये जो पीछे एक बचेगा, इसको कौन तोड़ेगा, ये वाला अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज, ये तोड़ के इसको बाहर फेंक देगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोग सिंपल याद रखो कि लेट्स सपोज, अब देखो अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक तरह से किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो ये जो आपके पास ब्रांच के ऊपर ये वाली चीजें रह जाएंगी, इस अबनॉर्मल चीजों को बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या होता है, जब आपके पास 2 से 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके ब्रांच के ऊपर बच जाएं और आप उनको तोड़ ना सको, वो आपकी बॉडी में अबनॉर्मल अकोमुलेट होंगे। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं है, 4 अल्फा ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, का काम क्या था, इन तीनों को तोड़ना। अब अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक तरह से वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, जिसको बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन, जो कि एक एबनॉर्मल चीज है, जिसकी वजह से आपके लिवर के अंदर फिर डैमेज होगा। तो ये आप लोगों ने प्लीज इस टॉपिक को याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो इसकी डिजीजेस कल करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कैसे होती है। आपकी बुक में ये जो टॉपिक यहाँ तक है, ये सारा का सारा टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन कैसे टूटता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो डिजीजेस का पार्ट है वो आपका आगे आएगा कल, ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आपका पीछे 2 4 दिन के अंदर ये इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे अनदर जो है ना वो सब्जेक्ट करेंगे। मुसवर यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना, बाकी इंशाल्लाह जो है वो आगे कल डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस को।